हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड लोअर पीसेस के लिए मेन सी की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जिस क्रम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीए के साथ साथ में उत्तराखंड की क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इस क्रम में उत्तराखंड का ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा। सभी की भांति इसमें भी आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, जो आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही रहेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे नोट्स आपको दिए जाएंगे जो भी पढ़ाया जाएगा। तीसरा, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे कि किस टॉपिक से आपके किस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 30 आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर है, वो भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, वही आपको यहाँ पे चल रहा है। तो इस क्रम में ये मेरा उत्तराखंड का पहला लेक्चर रहेगा। तो जरा बात करता हूं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के अंदर कोई सा भी एग्जाम मुझे निकालना होता है तो कम से कम 30% योगदान तो उत्तराखंड का रहता ही रहता है। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप सी में देखता हूं तो 40% योगदान रहता है सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है और बाकी किसी भी एग्जाम में कम से कम 30% रोल तो यहाँ पे उत्तराखंड का रहता ही रहता है। ठीक, तो उत्तराखंड को मुझे बेहतर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस एक बात ध्यान रख लेना, ये प्री की क्लासेस नहीं है, मेन सी क्लास है, तो मेन सी की अप्रोच से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम उस तरह से पढ़ने लग जाएंगे जैसे हम ग्रुप सी में पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझते देखिए बातों को। सबसे पहले मैं अगर उत्तराखंड जीएस की बात करूंगा तो एक ध्येय वाक्य, एक टैग लाइन मैं आपको यहां पर देता हूं। ठीक है, ये उत्तराखंड के जो मेंस चल रहा है उन सभी के लिए मैं आपको यहां पे टैग लाइन आपको दे रखी है। क्या ध्यान रखना, अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना, समय और 100 शब्द। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लेने एक बात, यहां पे दो बातें। ठीक है, एक समय, दूसरा 100 शब्द, यानी कि 100 शब्दों को हमें सही समय में हमें यहाँ पे सटीक तरह से लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो कोई सा भी टॉपिक आपको यहां पढ़ाया जाएगा उसमें आपको ध्यान रखने वाली आपकी यहां बात रहेगी समय और 100 शब्द, यानी कि 100 शब्दों में कैसे किसी भी क्वेश्चन का मैं बेहतर आंसर लिखूंगा, वही जो है यहां पे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यहां पे तैयारी कराई जाएगी। ठीक, समय और शब्द मैंने आपको बता दिया। अब देखिए उत्तराखंड में सिलेबस की बात करता हूं तो उत्तराखंड के सिलेबस में 4 पार्टों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपके सिलेबस में इसको यहाँ पे 5 पार्टों में कर रखा है, मैंने यहाँ पे 4 पार्टों में कर दिया। ठीक है, चलिए पहला जो पार्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, ये आपके सिलेबस में अलग अलग कर रखे हैं, मैंने एक कर दिया क्योंकि बेसिकली एक ही होता है। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड का भूगोल और जनसांख्यिकी, वही डेमोग्राफी जो हम ज्योग्राफी के अंदर में जिसे हम देख रहे हैं। तीसरा राजनीति एवं प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखंड का राजनीति एवं इनका जो प्रशासनिक परिवेश है। तीसरा आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो ये रहेगा। चौथा आपका यहाँ पे आर्थिक परिवेश। ठीक है, ये 4 आपके यहाँ पे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपको यही 4 पढ़ने हैं। ठीक हो गया है, चलिए इन 4 टॉपिकों से आपके क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में, कम से कम आप मान के चलना। ठीक है, कम से कम 40 रहेंगे, अधिक से अधिक 60 रहेंगे। ठीक है, मतलब 40 से 60 नंबर के बीच में आपसे उत्तराखंड आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखिए 200 नंबर का टोटल है, उस 200 में से भी कम से कम 40 तो यहां पर रहेंगे और मैक्सिमम 60 भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भैया कम से कम 40 के लिए मुझे यहां पे पढ़ना कितना है, ये 4 टॉपिक पढ़ने। देखिए इन 4 टॉपिकों से क्वेश्चन किस तरह से आपके बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे केवल एक सेक्शन की बात करूंगा, इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इतिहास और कल्चर की मैं यहाँ पे बात करूंगा। इतिहास और संस्कृति में आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको इसमें? यहाँ पे 9 टॉपिक पढ़ने हैं इतिहास और संस्कृति में। देखिए जो इतिहास और संस्कृति जो 9 टॉपिक हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है, इन 9 टॉपिकों में से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे यहाँ पे लगभग 20 से 30 मार्क्स का तो केवल आपको यहीं से ही पूछा जाएगा। ठीक हो गया है, 20 से 30 मार्क्स का आपको केवल यहीं से ही पूछा जाएगा, इतिहास और संस्कृति से। ठीक हो गया है। अब ध्यान रखना, इसमें भी 2 चीजें हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक तो शब्द है इतिहास, एक है संस्कृति। इन दोनों से मिलकर के आपसे 20 से 30 मार्क्स का पूछेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने केवल एक टॉपिक यानी कि उत्तराखंड का जो इतिहास है इसे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, संस्कृति को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपके सिलेबस में इतिहास और संस्कृति ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसका मतलब पहले मैं इतिहास पढ़ाऊंगा जो मैं अभी यहां पर बता दूंगा, इसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ूंगा और कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद जाकर के मैं यहाँ पे संस्कृति में डिस्कस करूंगा। तो यानी कि सबसे पहला मैं यहाँ पे इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, दूसरा मैं आपको यहाँ पे कल्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा और इसकी जनसांख्यिकी पढ़ाऊंगा। चौथे नंबर पे उत्तराखंड का, ठीक है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश है ये पढ़ाऊंगा। और 5वें नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे इसका
ठीक है, आर्थिक परिवेश। ठीक हो गया है। वैसे ये 4 ही है, लेकिन अंदर से अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये 5 रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए पहला यानी कि जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के इतिहास से मैं आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 9 टॉपिक। कल्चर अलग रहेगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद चलेगा। देखिए उत्तराखंड के इतिहास में जो 9 टॉपिक आपके आएंगे उनमें क्या क्या आपका रहेगा, ध्यान समझना। ठीक है, सबसे पहला प्राचीन, मध्यकालीन। ठीक है, जो प्राचीन और मध्यकालीन वाला एरिया है इसके प्रमुख राजवंश आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उनकी उपलब्धियां आपसे पूछी जा रही हैं। बहुत ध्यान समझ लेना। देखिए समझना बहुत जरूरी होता है, पढ़ना बहुत आसान काम है। ठीक है, मतलब प्राचीन मध्यकालीन के टाइम पे जो प्रमुख राजवंश रहे हैं और उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं उनको पहला आपसे ही पूछेगा। ठीक है, एक टॉपिक ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे मध्यकाल के बाद जब हम, ठीक है, मध्यकाल के बाद हम थोड़ा आधुनिक की तरफ को बढ़ते हैं तो गोरखा आक्रमण और गोरखाओं का शासन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लेगा। किसमें? इतिहास के अंतर्गत में। ठीक है, गोरखों को भगाएंगे अंग्रेज यहां से, तो तीसरा टॉपिक आपका यहां पे आ जाएगा अंग्रेजी शासन। जब अंग्रेज यहां पे आएंगे तब आपको पता है कि सुदर्शन शाह का सपोर्ट इनको मिलता है। 7 लाख रुपए की डील होती है। सुदर्शन शाह इनसे मदद मांगता है अपने बाप की हत्या का। ठीक है, जिसका नाम प्रद्युम्न शाह होता है, मैंने आपको बताया था, जिसे गोरखे लोग मार देते हैं। ठीक है, और सुदर्शन शाह भाग करके हरिद्वार चले जाता है और अपने बाप की मौत का बदला लेने का इंतजार करता है। गोरखों को कौन यहां से भगा सकता है, कौन मार सकता है, तो उसके लिए एक ही ताकत सुदर्शन शाह को समझ में आती है, वो होती है अंग्रेज। ठीक है, और इसीलिए सुदर्शन शाह अंग्रेज से मदद मांगता है और अंग्रेज बोलते हैं मदद तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? सुदर्शन शाह बोलता है भैया बदले में मैं तुम्हें 7 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो अंग्रेज मदद करते हैं। फाइनली अंग्रेजों को यहां से, गोरखों को यहां से भगा भी देते हैं, लेकिन सुदर्शन शाह अपने वादे के मुताबिक 7 लाख रुपए नहीं दे पाता है। इसलिए उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा अंग्रेजों के अधीन चले जाता है, जहां पे हम ब्रिटिश शासन को पढ़ते हैं। एक टुकड़ा सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है जिसे हम टिहरी रियासत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा, आपके सिलेबस में दे रखा है ब्रिटिश शासन और टिहरी शासन और इनके शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था बेसिकली आपसे टिहरी की ही आपसे पूछेगा। ठीक है, शासन व्यवस्था टिहरी की पूछेगा, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था कोई पर्टिकुलर शासन व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे भारत पे ही अधिकार कर रखा अंग्रेजों ने। फिलहाल ब्रिटिश शासन और टिहरी शासन, वो इनकी शासन व्यवस्था। एक टॉपिक आपका ये रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, समझते देखिए यहाँ पे। चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, मतलब जो देश के अंदर हमारा आजादी के लिए जो संघर्ष लड़ा गया। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें कालू मेहरा ने योगदान दिया था। ठीक है, उसके बाद जाकर के बहुत सारे यहां पे काम हुए हैं, मैं जानता हूं। ठीक है, तो उन जो भी यहां पे स्वतंत्रता आंदोलन लड़े गए थे, उन स्वतंत्रता आंदोलनों में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही? तो बेसिकली उत्तराखंड के किन लोगों ने वहां पे अपना बलिदान दिया? ठीक है, कौन लोग थे जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष किया, उनके बारे में आपको यहां बताना है। ठीक है, तो उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, मतलब कि बेसिकली आपको यहां पे प्रमुख विभूतियां पढ़नी है। ठीक है, जो महान विभूतियां हैं उनको यहां पढ़नी है, जैसे कालू मेहरा हो गया आपका पे, मतलब क्या बन सकता है? 100 टिप्पणियां बन सकती हैं। अभी समझाता हूं। देखिए मैं इन पे बात नहीं कर रहा, अभी कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैं केवल एक पे बात करूंगा। कौन सा पे? प्राचीन मध्यकाल, इस वाले पे, पहले टॉपिक पे। बाकी देखो गोरखों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्रिटिश शासन से कैसे आएंगे, ठीक है, और उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका, यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे आपको बता के चलूंगा। ठीक, समझ लीजिएगा पे। अगला यहां पे जो रहेगा आपका पे 5वां नंबर पे, स्थल और स्मारक, प्रमुख स्थल यहां पे जो भी हैं और स्मारक जो भी है पूछ जाएंगे। कैसे पूछ जाएंगे? देखो इतिहास है तो ऐतिहासिक स्मारकों की बात हो रही है, ऐतिहासिक स्थलों की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है भैया आप, ठीक है, काशीपुर के बारे में पढ़ने लग जाओ, नानक मत्ता के बारे में पढ़ने लग जाओ। वो भी हो सकता है जब पर्यटन की बात आएगी। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, जरा ध्यान समझना, टेंशन लेने का नहीं है, करा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे आराम से। स्थल, स्मारक, ठीक है। इसके अलावा राज्य निर्माण आंदोलन जो चले हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। राज्य निर्माण आंदोलन जो आपके यहां पे चले हुए हैं, हमारे राज्य उत्तराखंड को पहले यूपी में जुड़ा हुआ था, बाद में फिर अलग कर दिया गया। ठीक है, हम जानते हैं, तो उस तरह से। इसके अलावा 7वां आपके यहां पे व्यक्तित्व आपसे पूछा जाएगा। देखिए व्यक्तित्व में यहां पे बेसिकली 3 तरह के व्यक्तित्व रहेंगे, मतलब जो 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। पहला, सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं वो यहां से आपसे पूछ जाएंगे। बिपिन चंद्र रावत, ठीक है, बिपिन जो रावत जी हैं,
उन पे आपसे टिप्पणी विशेष तौर पे इस बार पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। सैन्य में उनका योगदान रहेगा, बाकी और भी थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में, ठीक है, कौन कौन से उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यक्तित्व उत्तराखंड के हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यक्तित्व हैं वो पूछा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे देखा जैसे अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, प्रमुख सलाहकार है प्रधानमंत्री के, तो क्वेश्चन बन सकता है, और भी बहुत सारे जो है बन सकता है, ठीक है। चलिए हो गया व्यक्तित्व पे। इसके अलावा 8वां टॉपिक, विभिन्न यहाँ पे जो समाज सुधार आंदोलन चले हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन यहाँ पे चले हैं, उनसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लास्ट 9वां, SC ST बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो भी यहां पे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक हो गया है। तो ये 9 टॉपिक हैं, किसके अंदर में ही है, उत्तराखंड के इतिहास के अंदर, ठीक है, ना कि संस्कृति के अंदर। संस्कृति में तो फिर यहां पे त्योहार, तीज त्योहार वो सब अलग आएगा, ठीक हो गया, मेले वगैरह वगैरह वो अलग रहेंगे, किसमें, संस्कृति में। तो फिलहाल इतिहास के अंदर आपको यहाँ पे ये 9 टॉपिक पढ़ने ध्यान रख लेना है, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 टॉपिकों में से इस वीडियो के अंदर मैं पहले टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूं, पहले टॉपिक पे, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा पे, प्राचीन मध्यकालीन, ठीक है, प्राचीन मध्यकालीन के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक हो गया है। आप जरा सा ध्यान समझ लीजिए, यहां पे पहली बात मैं एक बार पहले बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये प्री की क्लासेस नहीं है, मेन सी क्लासेस हैं, तो मेन सी के कॉन्सेप्ट से ही चलेंगी। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले ये पढ़ रखा है, ठीक हो गया है, ठीक है। कुलिंद वंश आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो प्रमुख राजवंश है पढ़े होंगे शुरू के, तो ये आपको ध्यान रखना, मेन सी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक, समझ गए पे। जब मैं यहां पे प्राचीन और मध्यकालीन प्रमुख राजवंशों की जब मैं बात कर देता हूं, तो इनमें जो राजवंश हैं, इनमें शुरू की जो 4 राजवंश आते हैं, इन्हें प्रारंभिक राजवंश कहा जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक राजवंश बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो प्रारंभिक राजवंशों में 4 राजवंश यहां पे आते हैं, प्रारंभिक राजवंशों में 4 राजवंश यहां पे आते हैं। पहला आता है कुड़िंद राजवंश, जो उत्तराखंड का पहला राजवंश था, ठीक है। कुड़िंदों के बाद देखा, आप जरा आप समझोगे, कुड़िंद जो थे वो कौन थे, कुड़िंद जो थे वो बेसिकली खस थे। यहां पे देखो राजवंशों से पहले यहां पे कुछ प्राचीन प्रजातियां रहा करती थी, पूरा प्रजातियां रहा करती थी। उनमें सबसे पहले कोल यहां पे बसे थे, फिर किरात बसे, फिर यहां पे खस बसे, ठीक है। देखिए कोलों को किरातों ने भगा दिया, किरातों को खसों ने भगा दिया। तो भैया देखो कोल तो चले गए तो उन्होंने कोई राज नहीं किया, किरात चले गए उन्होंने कोई राज नहीं किया, खस यहां पे स्टेब्लिश रहे। तो खसों ने राज किया और एक वंश बसाया जिसे हमने कुड़िंद राजवंश बोला, ठीक हो गया है। तो कुड़िंद बेसिकली कौन है, यहां पे एक खस है, बात जरा समझना ध्यान से, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कुड़िंद खस तो थे, ठीक है, खस थे, शक्तिशाली थे, इन्होंने राज किया, लेकिन बाद में कुड़िंदों की शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए यहां पे बाह्य आक्रमण हुए, ठीक है, यहां पे बाह्य आक्रमण हुए। बाह्य आक्रमण यहां पे शकों ने आक्रमण किया, ठीक है, बाह्य आक्रमण पे शकों ने आक्रमण किया। देखिए अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं डेप्थ में समझाना चाहूं, सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, ठीक है। देखिए कुड़िंद जो थे ये मौर्य काल के समय, मौर्यों के समकालीन थे, ठीक है, मौर्य के समकालीन थे, यानी कि जो बेसिकली जो मध्यवर्ती कुड़िंद थे, कुड़िंदों में भी 3 कुड़िंद थे, एक उत्तरवर्ती कुड़िंद थे, सॉरी, ठीक है, एक प्राचीन कुड़िंद थे जो 1500 BC से 900 BC तक जिन्होंने राज किया था, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि 600 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद जो प्रारंभिक कुड़िंद थे, प्रारंभिक कुड़िंदों की हमें जानकारी नहीं मिलती है, कौन थे क्या थे, केवल 2 राजाओं के नाम आते हैं। एक राजा सुबाहु का नाम आता है, महाभारत के हिसाब से उसमें बताया गया है। दूसरा जो नाम आता है वो राजा विराट का नाम आता है, किसके हिसाब से, महाभारत के हिसाब, ठीक है। राजा सुबाहु की राजधानी, ठीक है, जो थी वो श्रीनगर में थी, ठीक है, और विराट की राजधानी विराटगढ़ी में थी, क्लियर हो गया। तो फिलहाल इनकी कोई जानकारी हमें मिलती नहीं है। दूसरे जो मध्यवर्ती कुड़िंद थे, मध्यवर्ती कुड़िंदों ने जो राज किया है वो 900 BC से लेकर के 200 BC तक किया, 900 BC से 200 BC राज किया। देखो ये सब प्री की बातें हैं, ये सब प्री की बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 900 BC से 200 BC राज किया। देखो 200 BC की अगर बात करूंगा तो इसे जस्ट पहले एक सन आएगा 261 BC। कौन सन आएगा, 261 BC आएगा। 261 BC में क्या हुआ था, 261 BC में अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसे हमने कलिंग का युद्ध बोला था, जो उड़ीसा के अंदर में है, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए जो कलिंग का युद्ध अशोक
अशोक ने लड़ा था। इसका मतलब जो मध्यवर्ती कुलिंद थे, जहां 900 बीसी से 200 बीसी के बीच में, इनके ये किसके समकालीन हुए? अशोक के समकालीन हुए। किसके समकालीन हुए? मौर्यों के समकालीन हुए। तभी तो हम बोलते हैं जो कालसी अभिलेख है उसमें कुलिंदों को पुलिंद बोला गया, क्योंकि मौर्यों के समकालीन ही लोग रहे ना। ठीक है, तो सिंपल सी देखो बात, आप थोड़ा समझ लेना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुलिंदों ने राज किया, तो जब तक मौर्यों में अशोक था तो तब तक तो कुलिंद भी अशोक के अंदर ही थे, तो तब तक तो यहां पे कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुए। लेकिन जब अशोक मर गया तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए, ठीक है, जैसे अशोक के बाद यहां पे पहले कुणाल आया जो जन्मांध हम बोलते हैं, फिर जलोल आया, बहुत सारे आए और लास्ट में बृहदत्त रहा। तो जब मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल चला, यानी कि कुणाल के बाद का जो काल चला बृहदत्त तक, ठीक है, उस टाइम पे मौर्य जो थे वो कमजोर हो गए। तब यहां पे बाहरी लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। ठीक है, तब यहां पे बाहरी लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया, और बाहरी लोगों में सबसे पहले जो आक्रमण किया वो हिंद यवनों ने किया। मिनांडर एक नाम आता है, ठीक है, हिंद यवनों ने किया। उसके बाद शकों ने आक्रमण किए यहां पे। क्यों? क्योंकि मौर्योत्तर काल में कुलिंद क्या थे? कुलिंदों के ऊपर से अशोक का साया हट चुका था, तो इस वजह से यहां पे क्या हुए? बाह्य आक्रमण हुए। पहले किसने किया? हिंद यवनों ने किया, फिर किसने किया? शकों ने किया। ठीक है, शकों के बाद यहां पे जो आक्रमण हुए हैं, ठीक है, शकों के बाद जो आक्रमण हुए वो पल्लवों ने यहां पे आक्रमण किए हैं, और पल्लवों के बाद यहां पे कुषाणों ने आक्रमण किया। ठीक है, देखो पल्लव तो उत्तराखंड में आए ही नहीं, तो पल्लवों के बाद किसने, मतलब ठीक है, सबसे पहले हिंद यवन, जब मतलब क्या हो गया बे, भारत से अशोक का साया हट गया, ठीक है, मतलब इसके ऊपर से, तब बाहरी आक्रमण हुए थे। तो सबसे पहले हिंद यवन, दूसरे को यहां पे शक आए, शकों के बाद पल्लव आए, पल्लव का उत्तराखंड में कोई रोल नहीं है। उसके बाद कुषाण आए, उसके बाद क्या ना पे कुषाण है। क्लियर हो गया है, बात पल्ले पड़ रही है, जरा बात समझिए पे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक राजवंश। कुषाण के बाद यहां पे किसने राज किया? यहां पे नागों ने राज किया है। ठीक है, नाग जो थे ये बेसिकली एक जनजाति थी, ठीक है, एक जनजाति थी, ठीक हो गया है, जिसे हम बदी जनजाति कहते हैं। बदी जनजाति के लोग थे, बहुत शक्तिशाली थे, बर्बर जनजाति थी। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने भी यहां पे अपना राजपाट, यहां पे अपनी जो ठीक है राजवंश था वो स्थापित किया। किसके बाद? कुषाणों के बाद। क्लियर हो गया है? ठीक है, जरा बात समझते। देखिए ये तो बेसिक बातें हो गई हैं, इसमें आपको मेन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं था। ठीक है, अभी आपको मैं समझाता हूं। देखिए यहां पे तो पहला राजवंश कौन सा हुआ? फिलहाल यहां पे कुलिंद राजवंश हुआ। देखिए कुलिंद राजवंश से आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 तरह के प्रश्न यहां से आपसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न, एक तो आपको यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां पे बन सकता है, दूसरा यहां से शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि टिप्पणी आपसे यहां पे बन सकती है। ठीक हो गया? ठीक है, देखिए कुलिंद राजवंश से अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कि कुलिंद वंश की जानकारी के स्रोतों का विवरण दीजिए, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब मैं इनकी जानकारी की मैं बात करता हूं तो इनकी जानकारी, ठीक है, इनकी जानकारी की जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो इनके सिक्के हैं, इनके सिक्के हैं। तो या तो ये क्वेश्चन आपका जानकारी के ठीक है ऐसे पूछ लेगा आपसे यहां पे इनकी जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे बोल देगा कुलिंद कालीन प्राप्त सिक्कों का विवरण दीजिए, आपसे ऐसा पूछ सकता है ये। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये तो आपके बनते हैं 2 यहां से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा से एक बात समझ देखिए, अब इनकी अगर मैं जानकारी की बात करता हूं तो इनकी जानकारी हमें बेसिकली कहां से मिलती है? एक तो मिलती है सिक्कों से, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और दूसरा इनकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वो है कालसी अभिलेख। ठीक है, तो कालसी अभिलेख के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। ठीक हो गया है, कालसी अभिलेख के ऊपर आपसे यहां से टिप्पणी पूछी जा सकती है। जरा ध्यान समझ लेना बातों को। देखिए जो कुलिंदकालीन जो सिक्के हैं इनसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही है, कुलिंदकालीन सिक्कों का वर्णन कीजिए, ऐसा पूछ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुलिंदकालीन जो सिक्के हैं वो 3 तरह से प्राप्त हुए हैं। एक अमुकभूति प्रकार के सिक्के थे, दूसरे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे, तीसरे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि अमोघभूति प्रकार के सिक्कों पर टिप्पणी लीजिए, ऐसा वाला कुछ। ठीक है, या अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, ऐसा कुछ भी टिप्पणी बन सकती है। चाहे टिप्पणी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, मतलब यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यहां से बन सकता है वो 2 तरह से, एक जानकारी कुलिंद वंश की, इनके प्राप्त सिक्कों का वर्णन कीजिए, ऐसा। दूसरा देखिए टिप्पणी की बात कर रहा हूं, कालसी अभिलेख के ऊपर टिप्पणी बन सकती है, पहली चीज, क्योंकि इनकी जानकारी के स्रोत का एक महत्वपूर्ण, ठीक है, हिस्सा है कालसी अभिलेख। दूसरा देखिए आपने
कुलिंद वंश का एक ही राजा जिसका नाम आता है उसका नाम है अमोघभूति। तो अमोघभूति के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछ जा सकती है, ध्यान रख लेना। ठीक हो गया, ठीक है। बाकी चंदों में किसी राजा के ऊपर टिप्पणी नहीं पूछ जाएगी आपकी, बहुत रेयर केस नहीं पूछ जाएगी। जहां पूछ जाएगी वहां मैं आपको बता दूंगा किस राजा के ऊपर पूछ जा सकती है और क्यों। अमोघभूति के ऊपर आपसे टिप्पणी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंतर्वपुर एक नाम आता है, कंतर्वपुर के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। ठीक होगा, ठीक है। क्यों पूछी जाती है, किस लिए पूछी जा सकती है, उसकी मैं भी यहां पे चर्चा कर देता हूं थोड़ी देर में। ठीक हो गया है, चलिए, ठीक है। तो कुलिंदों को मैं समझ गया हूं, ठीक है। कुलिंदों के बारे में मैं यहां पे पढ़ लूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दूसरा, कुलिंदों के बाद किसने राज किया, यहां पे शकों ने राज किया। देखो, शकों से आपसे केवल और केवल यहां से टिप्पणियां आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। शकों से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए, शक जो थे यहां पे सूर्योपासक थे। शक क्या थे, शक सूर्योपासक थे। तो यहां से आपकी केवल टिप्पणी बनती है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। जो यहां पे जो सूर्यों के जो मंदिर हैं, सूर्य मंदिर जो यहां पे हैं, उनसे आपसे उन पे टिप्पणियां बन सकती है, ठीक है। जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर, जिसे हम बड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, पलेठी का सूर्य मंदिर, चौपटा का सूर्य मंदिर, ठीक है। खेती खान का सूर्य मंदिर और रमकसुई का सूर्य मंदिर, ठीक है। इनके ऊपर टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक हो गया है। लेकिन फिर से ध्यान रखना, टिप्पणी अगर लिखनी है तो 25 वर्ड में लिखनी है। तो कटारमल के बारे में 25 वर्ड में ही क्या बेस्ट लिखा जा सकता है, वही मुझे वहां लिखना होगा। बात पहले पड़ी, ठीक है। 25 से अधिक आप 30 बोल लो, ठीक है। 30-35 बोल लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कटारमल के बारे में जितना आता है सारा उड़ेल दिया, 3 पन्ने भर दिए, ठीक है। लंका लग जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कटारमल के बारे में पलेठी, चौपटा, ठीक है, खेती खान और रमकसुई जो ये सूर्य मंदिर हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो शकों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, केवल हमें ये 25 या 30 वर्डों में हमें ये निपटाने होंगे, ठीक है। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। शकों के बाद यहां पे कुषाणों ने राज किया, मैंने आपको बताया था। देखिए, कुषाणों से आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, कुषाणों का यहां पे बहुत बड़ा रोल को रहा नहीं है, ठीक है। कुषाणों से अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो केवल और केवल टिप्पणी आपसे पूछ जाएगी। देखिए, कुषाणों की हमें जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो हमें कुषाण हम बोलते हैं, यहां पे कुषाण राज किया है, कुषाणों की जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो, ठीक है, 2 जगह से प्राप्त हुई हैं। एक जगह है मुनि की रेती, आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, मुनि की रेती के बारे में बताइए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और दूसरा सुमाणी, सुमाणी से भी आपकी टिप्पणी बन सकती है, क्योंकि कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं वो एक मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं, एक सुमाणी से प्राप्त हुई हैं। एक बात ध्यान रखना, देखिए, कोई भी चीज ऐसे ही भी पूछ ली जाती है, कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है, तभी वो चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। सुमाणी आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल है इसलिए पूछा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध किससे, कुषाणों से है, पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में देखिए कुषाणों का संबंध, कुषाणों का लिंक बन रहा है, तो हिस्ट्री में कनिष्क से आपकी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है, कनिष्क से टिप्पणी आपकी पूछी जा सकती है। हिस्ट्री के लेक्चर में जब बताऊंगा तब बात करूंगा, तब उसका उत्तराखंड से लिंक भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक हो गया है, जरा बात को यहां पे आप समझ लेना, ठीक। चलिए, ठीक है। कुषाणों के बाद यहां पे नागों ने राज किया है। कुषाणों के बाद किसने, यहां पे नागों ने यहां पे राज किया है। जरा ध्यान रखें, देखिए, नागों से, नागों के यहां पे जो प्रमाण बनते हैं, नागों के जहां पे प्रमाण बनते हैं, ठीक है, नाग मंदिर है। नागों के जो यहां पे प्राण बनते हैं वो क्या पे, वो नाग मंदिर है। तो देखिए, नागों के बारे में वैसे तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल और केवल यहां से भी आपकी टिप्पणी ही बनती है, अगर बनेगी तो, ठीक है। कहां से टिप्पणी बनती है, जो यहां के प्रमुख नाग मंदिर है, जो यहां के प्रमुख नाग मंदिर है, उनसे आपकी टिप्पणी बन सकती है। जैसे पहला बेरी नाग पे टिप्पणी बन सकती है, दूसरा धौली नाग मंदिर, तीसरा फेणी नाग मंदिर, काली नाग मंदिर और सुंदरी नाग मंदिर। ध्यान रखना, यहां से आपकी जो टिप्पणी है वो आपके यहां पे बन सकती है। इसके अलावा अगर कुछ बनेगा तो एक बन सकता है शेम मुखेम, ये भी नाग मंदिर है, यहां से भी आपकी टिप्पणी बन सकती है। क्लियर हो गया है, आपको बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये देखिए, यहां पे प्रारंभिक राजवंशों में 4 राजवंश यहां पे कुलिंद, शक, कुषाण और नाग है। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो प्रारंभिक राजवंशों के बाद में जो आगे आएंगे यहां पे, उनकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक। चलिए, अब देखिए यहां पे कौन कौन सा पे कुलिंद, शक, कुषाण और नाग, चारों की बात हो रही है। इस वीडियो में मैं यहां पे कुलिंद राजवंश की मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए,
तो एक एक करके पढ़ के चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कुलिंद राजवंश की, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकता है और यहाँ पे टिप्पणियां बन सकती हैं, ठीक हो गया, ठीक है। दोनों को एक ही साथ पढ़ा के चल देता हूं, बता देता हूं कि कैसे आपको करना होगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुलिंद वंश की जानकारी के स्रोत या फिर प्राप्त सिक्कों का वर्णन कीजिए, ठीक हो गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं जानकारी के स्रोत की बात करता हूं तो जानकारी के स्रोत इसके दो हैं बेसिकली, एक है कालसी अभिलेख और दूसरा है कुलिंदकालीन सिक्के, ठीक है। अगर देखिए आपसे पूछता है कि जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए तो भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कालसी अभिलेख के बारे में भी लिखना है और आपको कुलिंदकालीन सिक्कों के बारे में भी लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन छोटा आएगा तो फिर आपका आएगा कुलिंदकालीन सिक्कों का वर्णन कीजिए, फिर आपको कालसी अभिलेख के बारे में नहीं लिखना है, फिर आपको यहाँ पे कुलिंदकालीन सिक्कों के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक साथ मैंने यहाँ पे जानकारी में दोनों ले ली है, चाहे तो सिंगल टिप्पणी पूछे, ठीक है, कालसी अभिलेख के ऊपर, या फिर आपसे इस तरह से पूछे, आपको जैसे भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कुलिंदकालीन जानकारी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला स्रोत यहाँ पे कालसी अभिलेख है, ठीक है। तो ये कालसी अभिलेख के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कालसी अभिलेख के बारे में आपको ये 6 बातें पता होनी चाहिए। कितनी बातें? ये 6 बातें आपको पता होनी चाहिए। टिप्पणी आती है तो भैया बीच में कालसी लिखना, ऐसे चारों तरफ बादल बनाना और ऐसे ही आप ये 6 बातें लिख देना, टिप्पणी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो गया है। और अगर जानकारी के स्रोत यहां पे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है देन यहां पे इसके 2 पार्ट करना और इसी तरह से लिख देना, ठीक हो गया, ठीक है। एक बात मैं आपको बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि जो 100 शब्दों में जब आंसर लिखना होता है तब बहुत ज्यादा रोल नहीं रह जाता है किसका, ठीक है, कि हमें किस तरह से हमें इंट्रो बनाना है, क्या मेन बॉडी होगी और क्या क्या होगा इसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो फिर ऐसा 100 शब्दों में होता है तो फिर इसका रोल यहाँ पे ज्यादा नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ बेसिक बातें आप अगर करना चाहो तो उस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरह से करनी है, ठीक। चलिए कालसी अभिलेख के बारे में टिप्पणी आए चाहे ऐसा है आपको ऐसे लिखना है। कालसी में 6 बातें हैं। क्या? पहली बात तो कालसी अभिलेख किस काल का है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका संबंध किससे है। तीसरा इसकी खोज किसने करी है कालसी अभिलेख की। चौथा इसकी स्थिति कहां है। पांचवा इसकी भाषा और इसकी लिपि क्या है। और छठा किस विषय के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक हो गया। तो ये 6 चीजें आपको कालसी अभिलेख के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे काल की बात करता हूं तो ये मौर्य काल का एक अभिलेख है, मौर्य काल का है। संबंध किससे है। मौर्य काल का जो शासक था अशोक से ये संबंधित है, अशोक का अभिलेख है। इसकी खोज 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने की थी, ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसकी स्थिति देहरादून में यमुना घाटी या फिर यमुना ब्लॉक में है, ध्यान रख लेना। इसकी भाषा और लिपि की बात करता हूं तो प्राकृत भाषा का ये अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। या तो चाहो तो इनको ठीक है 6 की जगह 7 कर लेना, एक जगह भाषा एक जगह लिपि कर लेना, ज्यादा ठीक हो जाएगा, ठीक है। विषय की बात करता हूं तो क्या सब्जेक्ट इसमें दिया गया है तो मनुष्य व पशु चिकित्सा से संबंधित ये अभिलेख है। क्लियर हो गया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, हो गया। चाहे तो टिप्पणी पूछे चाहे तो वैसे पूछ ले, करना ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे बात करता हूं कुलिंदकालीन सिक्कों की बात करता हूं जो इनकी जानकारी के दूसरे प्रमुख स्रोत है, ठीक है। सिक्कों की बात करता हूं तो यहाँ पे सिक्के देखिए, यहाँ पे पहले सिक्के जो है वो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों के बारे में अगर वर्णन आता है तो एक लाइन तो हम पहले लिख देंगे, ठीक है। जो कुलिंदकालीन सिक्के हैं वो कुलिंदों के यहाँ पे अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। कुलिंदकालीन सिक्के हमें मुख्य रूप से 3 जगह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पहला अमुकभूत प्रकार के सिक्के या 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए, अमुकभूति प्रकार के सिक्के, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, तीसरा है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की बात करता हूं तो ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, अमोघभूति की मैं अगर बात करता हूं तो ध्यान रख लेना। देखिए मैंने आपसे बोला था कि अमोघभूति के ऊपर टिप्पणी भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर अमोघभूति के ऊपर टिप्पणी आपसे पूछी जाती है तब भी आपको यही लिखना है जो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया है। और अगर टिप्पणी नहीं पूछी जाती है, ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पे सिक्कों का कुलिंदकालीन सिक्कों का वर्णन पूछा जाता है तब भी आपको ये ऐसे ही करना है। क्लियर है। टिप्पणी अगर पूछ लेगा तो देखिए यहाँ पे अमोघभूति काल में कुलिंदकालीन सबसे प्रतापी शासक अमुकभूति था, ठीक हो गया है। चाहे तो इधर पूछ ले, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक जो मुद्राएं हैं वो इसी के काल के हमें प्राप्त हुई हैं। क्लियर हो गया है, ध्यान रखना। इसके जो सिक्के थे अमुकभूति के, ये
तांबे और चांदी से ये निर्मित थे, ठीक है। इनकी बनावट जो थी चांदी और तांबे से निर्मित थे। जो सिक्का था, सिक्के के देखिए दो पहलू होते हैं, एक पहला पहलू, एक दूसरा पहलू। पहले पहलू पे शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन था, बस ऐसे ही बना देना है, ऐसी एक गोला बनाना, बीच से काट के पहला पहलू, दूसरा पहलू। पहले पहलू पे शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन था। दूसरे पहलू पे राज्ञः कुडिन्दस्य अमोघभूति लिखा हुआ था, ठीक है। राज्ञः है कुडिन्दस्य अमोघभूति लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया, क्लियर हो गया है। अमोघभूति के ऊपर चाहे तो 2.5 नंबर में टिप्पणी आए, अगर 2.5 नंबर में टिप्पणी आएगी इतना लिख दोगे तो भैया कम से कम 2 मैक्सिमम 2.5 नंबर आपको ये दे देगा। सिक्का बना देना, इधर लिख देना, क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर वैसे आता है तो भैया भी हमें ये तीनों करने पड़ेंगे, ठीक है। अमोघभूति प्रकार के सिक्के, दूसरे हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। देखिए अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की बात करते हैं, यहाँ पे कुडिंद कालीन सिक्के प्राप्त हमें हुए हैं, जिन्हें हम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहते हैं। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में 4 कुडिंद राजाओं के नाम आते हैं, रट लेना भैया इनको अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। 4 कुडिंद शासकों यहां पे नाम प्राप्त हुए हैं। पहला शिवदत्त, दूसरा शिवपाली, तीसरा हरिदत्त, चौथा भगवत, ठीक है। शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भगवत 4 कुडिंद शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से, ठीक। चलिए एक बात ध्यान पे, जो कुडिंदकालीन जो सिक्के थे ये वर्तमान में लंदन संग्रहालय में ये संरक्षित हैं, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक हो गया है, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो सिक्के हैं वह है छत्रीश्वर प्रकार के सिक्के या फिर चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ठीक है। देखिए जो छत्रीश्वर प्रकार के सिक्के हैं ये हमें सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि के ये अभिलेख हैं और राजा छत्रेश्वर के ये अभिलेख थे, ठीक हो गया, ठीक है। राजा छत्रेश्वर एक कुडिंदकालीन राजा था, ठीक है। देखिए इसमें प्री में जब मैं इसको पढ़ता हूं तो इसमें इसके अंदर भी विवाद आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इसको आराध्य देव भी, शिव भी बताते हैं, तो वो विवाद अलग बातें हैं, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें आप फिर राहुल शंकरताइन जी अलग बातें करते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग तरह से होता है, ठीक है। फिलहाल हमसे थोड़ी ना ये पूछा जा रहा है इसमें विवाद बताइए, हमसे क्या पूछेगा कुडिंदकालीन सिक्कों का वर्णन दीजिए, हम सिंपली इस तरह से करते चलेंगे, क्लियर हो गया है। या फिर टिप्पणी पूछ लेगा तो उस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये राजा छत्रेश्वर के यहाँ पे सिक्के हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज और, मेरे यहाँ पे देखिए कुडिंद राजवंश से मेरा लगभग होने जा रहा है, समझा दिया है कैसे क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग और टिप्पणी। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा, जानकारी के स्रोत पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कुडिंदकालीन सिक्के पढ़ा चुका हूं, कालची अभिलेख के ऊपर टिप्पणी आएगी तो बता चुका हूं कैसे लिखनी है, अमोघभूति के ऊपर टिप्पणी आएगी तो बता चुका हूं कैसे क्या करना है। ये अमोघभूति के ऊपर टिप्पणी रही आपके पे। एक चीज और बच जाती है यहाँ पे, कंतर्वपुर। कंतर्वपुर के ऊपर भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, ठीक है। मैंने ये यहां पे लिखा है, देखिए मैंने यहां पे लिखा है, जरा एक बात समझ, यहाँ पे कंतर्वपुर के ऊपर जो आपकी टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है, एक बात जरा समझ लीजिए, यहाँ पे राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार, राजशेखर इतिहासकार था, ठीक है, इसकी काव्य मीमांसा के अनुसार, ठीक है, देखिए कंतर्वपुर के राजा, ठीक है, खसाधिपति कहलाते थे। कंतर्वपुर के जो राजा होते थे वो खसाधिपति कहलाते थे। मैंने आपको बताया था, देखिए कुडिंद जो थे वो खस थे, ठीक है। तो यहां का जो राजा थे यहां कंतर्वपुर के, वो खसाधिपति कहलाते थे, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए यहां पे, तो काव्य मीमांसा जो राजशेखर के, इसके अनुसार यह माना जाता है कि कंतर्वपुर की स्थापना कुडिंदों ने की, क्योंकि यहां के राजा कौन थे, खसाधिपति थे, ठीक हो गया है। जरा ध्यान समझना, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए कुडिंद शासकों को कंतर्वपुर का संस्थापक माना जाता है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एक बात ध्यान रखना, जो कि वर्तमान में इसकी जो स्थिति है कंतर्वपुर की, ये यमुना घाटी में था। कहां पर थी ये, यमुना घाटी कहां पर है, देहरादून में, ठीक है। तो कंतर्वपुर की स्थिति कहां है, देहरादून में, आपने ये भी बता दिया है, ठीक है। इसका वर्णन, मतलब ये कंतर्वपुर का जो वर्णन है कि यहां पे कुडिंदों ने राज किया, कुडिंदों ने इसकी स्थापना की, इसका वर्णन हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी इसका वर्णन हमें मिलता है, ठीक है, ठीक है। अगर इसके ऊपर टिप्पणी आती है कंतर्वपुर के ऊपर, जो कि आपका कुडिंद वंश से लिंक बनता है, तो भैया मैं ये बात हम यहां पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा पे, ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार, ठीक है, कंतर्वपुर पे
खसाधिपति यानी कुलिंदों का शासन था, तो कंतरपुर की जो संस्थापक है वो कुलिंदों को माना जाता है, जिसकी स्थिति देहरादून में कहां पे, यमुना ब्लॉक के अंदर थी। ठीक हो गया इस तरह से। और इसकी जानकारी हमें, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी यहां पे मिलती है। ठीक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपकी टिप्पणी आती है तो वो आपको इस तरह से हैंडल करनी है। क्लियर हो गया है? ठीक हो गया, ठीक है। तो कुलिंद राजवंश मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। ठीक है, अगली वीडियो में पे शक की बात करूंगा, शक और फिर कुषाण, नाग वगैरह, इनको मैं एक ही वीडियो में यहां पे निपटाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके बाद जाकर के आगे का जो इतिहास है उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरा क्या चल रहा है, मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, उत्तराखंड का इतिहास के अंदर मेरा क्या चल रहा है, प्राचीन मध्यकालीन प्रमुख राजवंश और इनकी उपलब्धियां चल रही हैं, जिस क्रम में पहला कुलिंद वंश आज मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर लेना। ठीक है, चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक हो गया है, ठीक है। और अगर आपको हमारी इस ऑनलाइन कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो देन आप सिंपली एक मैसेज करेंगे, आप लिखेंगे एंट्री, ठीक है, एंट्री कोर्स नेम यानी कि लोअर पीसीएस मेंस आप लिखेंगे, लोअर पीसीएस मेंस लिखेंगे, एंट्री लोअर पीसीएस मेंस, इसे आप सेंड कर देंगे 9758803949 पे। ठीक है, क्लियर गया? इसको आप यहाँ पे सेंड कर देंगे, आप सिंपली हमारे कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।